हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप के अच्छे होंगे। तो एक बार फिर हम गणित शिक्षण का कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ लेके आ चुके हैं। और ये जो भी क्वेश्चन आज मैं शेयर करूंगी ये MGKVP के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप अलग यूनिवर्सिटी के हैं तब भी अगर आपका ये पेपर है तब भी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करूँगी समझाने की, ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, आप अच्छे से समझ जाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो रिक्वेस्ट यही करूंगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये गणित शिक्षण का जो भी प्रश्न आज मैं शेयर कर रही हूँ ये लघुत्तरी प्रश्न है, क्योंकि आप लोग ये जो रिक्वेस्ट थी कि लघुत्तरी प्रश्नों को सॉल्व कराइए, क्योंकि लॉन्ग के क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने काफ़ी कराए हुए हैं। तो चलिए लघुत्तरी प्रश्नों को हम जो है देखते हैं। यहाँ पे तो दो प्रश्न यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ आज। पहला है कि गणित में पाइथागोरस का योगदान बताइए, जो कि MGKVP के 2019 के पेपर में 2021 के पेपर में पूछा है। और दूसरा प्रश्न है कि गणित में गॉस एवं आर्यभट्ट का योगदान बताइए। तो ये MGKVP के 17, 23 और 20 के क्वेश्चन पेपर जो है उसमें पूछा है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी इसकी लॉन्ग वीडियो मैंने शेयर करी है, जिसमें कि पाइथागोरस का पूरा किस तरह से उन्होंने योगदान दिया, डेवलप उनके बारे में डिटेल जीवनी वगैरह सब कुछ उसमें शेयर करी है मैंने, जो आप लॉन्ग वीडियो देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम केवल गणित में योगदान के बारे में समझेंगे कि गणित में उनका क्या योगदान है, और सेम गॉस एवं आर्यभट्ट का जो गणित में योगदान है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, गणित में पाइथागोरस का योगदान बताइए। तो उत्तर में आप हेडिंग डालेंगे गणित में पाइथागोरस का योगदान। तो हमें देखिए योगदान बताना है, तो हम इसीलिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो योगदान पे रहेगा कि गणित में क्या क्या योगदान है इनका। लेकिन हम थोड़ा सा इनके बारे में बस इतना बताएंगे कि इनका जन्म कब हुआ और कहाँ पे हुआ। तो आप लिखेंगे पाइथागोरस का जन्म 580 ईसा पूर्व में ग्रीस के निकट एशियन सागर के मध्य सामोस नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, मतलब कहाँ हुआ था ये जानना थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में बता रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा बहुत तो जानेंगे ना, कि कहाँ उनका जन्म स्थान कहाँ है, कब पैदा हुए थे और ये क्या थे। तो वही आगे मैंने लिखा है क्या थे में, कि ये एक ग्रीक गणितज्ञ, दार्शनिक और पाइथागोरियन वाद नामक धार्मिक आंदोलन के संस्थापक थे। यानी जो पाइथागोरस थे वो गणितज्ञ तो थे ही, एक दार्शनिक भी थे, और साथ ही जो पाइथागोरियन वाद नामक जो एक धार्मिक आंदोलन है उसके ये संस्थापक भी थे। तो इसमें देखिए आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि पाइथागोरस के नाम पे ही हम सभी जानते हैं। अगर आपने अपने लाइफ में मैथ तो देखिए स्टार्टिंग फेज में सब पढ़ते हैं, और पाइथागोरस के नाम से हमें एक ही चीज़ हमारे माइंड में आती है सबसे पहले, पाइथागोरस का प्रमेय। और मुझे लगता है कि हर बच्चा इस प्रमेय के बारे में जानता है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो हमारे माध्यमिक जो शिक्षा होती है, सॉरी प्राथमिक जो शिक्षा होती है उसमें हमें ऑलरेडी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये फार्मूला हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। कक्षा 8 तक आपको ये फार्मूला जो है देखने को मिल जाता है। तो पाइथागोरस का प्रमेय हम सभी को याद है, हम सभी उसके बारे में जानते हैं। तो वो जो पाइथागोरस का प्रमेय है वो पाइथागोरस ने ही दिया था, और उन्हीं के नाम पे ये प्रमेय पड़ा था। तो आपको इतना तो आइडिया लग गया कि पाइथागोरस जो है गणित में क्या योगदान देते हैं। तो हम केवल ये एक योगदान इनके प्रमेय के नाम से जानते हैं, और भी योगदान है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अब चलिए थोड़ा सा इनके बारे में और देख लेते हैं। तो जो पाइथागोरस थे उनके गुरु का नाम थेस था, जो यूनान के महान विद्वान थे। तो ये हमने इनके जीवनी के बारे में थोड़ी सी बात कर ली, इनके जो है चरित्र के बारे में थोड़ी सी बात कर ली, इनके हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात कर ली कि क्या थे, कहाँ पैदा हुए थे, और इनके गुरु वगैरह कौन थे, सब कुछ हमने देख लिया। तो ये तो इनके बारे में हो गया डिटेल। अब बात करते हैं हम गणित में योगदान की। तो अब लिखेंगे, इन्हें मुख्यतः पाइथागोरस प्रमेय के लिए जाना जाता है, जिसका नाम उनके नाम पर दिया गया है। जैसा मैंने कहा पाइथागोरस प्रमेय गणित का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। शुरुआती जो लेवल होता है गणित का उस पर हम इस प्रमेय के बारे में हम सभी पढ़ चुके हैं। तो वो पाइथागोरस ने ही दिया था, उन्हीं के नाम पे ही उस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय के नाम से हम लोग जानते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तो हम सभी जानते तो हैं ही। तो
तो इसमें बस उसी चीज़ को यहाँ पे लिख देना है। जैसे हम क्या कहते हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें जो कर्ण वाली जो भुजा है अगर उसका स्क्वायर करें तो वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, यानी उन दोनों के आधार और लंब के स्क्वायर के जो है योग के बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। ये हमने बहुत पहले पढ़ा है, शुरुआती जब हम कक्षाओं में थे तभी हमने पढ़ा है। तो वही प्रमेय इन्होंने दिया था, तो उस प्रमेय को अब हम यहाँ लिखित तौर पे बताएंगे कि वो प्रमेय क्या है। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं अर्थात लंब और आधार पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात इन्होंने ही समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का सूत्र दिया है। तो इसमें कुछ समझाने जैसा तो है नहीं, बता ही दिया मैंने। तो ये पाइथागोरस जी का जो है गणित में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो कि हम लोगों के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है गणित का। अब और क्या क्या योगदान दिया है तो वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो पाइथागोरस ने विद्यालयीन गणित के अनेक शब्दों की खोज की, जैसे मैथमेटिक्स, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। जैसे ये सारी चीज़ें हैं, ये जो शब्द हैं गणितीय शब्द हैं, इसकी भी जो खोज है वो पाइथागोरस जी ने ही की है। आगे है, इन्होंने संख्या शास्त्र पर कार्य किया। इन्होंने समस्त संख्याओं को सम और विषम भागों में बांटा, यानी जो संख्या शास्त्र है, नंबर सिस्टम पर कहीं ना कहीं इन्होंने काम किया कि जो हमारी संख्याएं हैं, जैसे हम जानते हैं ना कि सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या हम 1, 3, 5, 7 को हम लोग क्या कहते हैं, ये विषम संख्याएं हैं। 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है, सम संख्याएं। तो ये जो समस्त संख्याएं हैं उनको सम और विषम भागों में बांटने का भी काम इन्होंने ही किया है। और आगे और क्या चीज़ है इनके बारे में कि पाइथागोरस और उनके शिष्य मानते थे कि सब कुछ गणित से संबंधित है और संख्याओं में ही अंततः वास्तविकता है और गणित के माध्यम से हर चीज़ के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। मतलब ये सारे जो अभी योगदान हमने आपको बताया है, उसके अलावा पाइथागोरस और उनके जो शिष्य थे, जो उनके साथ काम करते थे, जिसको वो शिक्षा देते थे, तो वो जो शिष्य थे उनके वो और पाइथागोरस सभी ये मानते थे कि जो भी चीज़ें हैं, यानी सब कुछ जो है वो किससे संबंधित है, गणित से है और संख्याओं में ही अंततः वास्तविकता है। क्योंकि आप देखो सब कुछ तो गणित से ही जुड़ा है। हम कहीं जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड जो है वो गणित से चल रहा है। कौन ग्रह किस स्पीड से चल रही है, हम हवा की स्पीड क्या है, कोई चीज़ हम किस फोर्स से कितनी वैल्यू फोर्स की लगाएंगे कि कोई चीज़ हम पुश कर सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हर चीज़ में गणित है। हम अब वो सब छोड़ो, अपने जनरल लाइफ में गणित का उपयोग करते हैं, प्लस माइनस, डिवीजन पर मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ तो हम अपनी जनरल लाइफ में कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि सब कुछ क्या है, वो गणित से संबंधित है। और संख्याओं में ही अगर देखा जाए तो संख्याओं में ही अंततः वास्तविकता है सब कुछ, क्योंकि गणित से ही जुड़ा हुआ है और गणित के माध्यम से ही देखिए कहीं ना कहीं हम भविष्यवाणी भी करते हैं। जैसे जो हम साइंटिस्ट जो भविष्यवाणी करते हैं वो किसके आधार पे करते हैं, वो गणित के आधार पे करते हैं। गणित के आधार पे वो कोई आने वाले समय का जो है भविष्यवाणी वो सेट करते हैं कि आने वाला समय ऐसा होगा, आने वाले समय में कोई चीज़ किस तरह से चेंज होगी। सब कुछ जो है गणितीय अंकों के आधार पे चल रहा है, गणित के आधार पे चल रहा है। चाहे वो ग्रहों के बारे में हो, अंतरिक्ष के बारे में हो, जनरल लाइफ के बारे में हो, सब कुछ जो है वो गणित से ही जुड़ा हुआ। तो ये पाइथागोरस मानते थे कि सब कुछ क्या है, वो गणित से ही जुड़ा है और इस यूनिवर्स में, यानी जो ये पूरी विश्व है, सब कुछ इसमें किससे जुड़ा हुआ है, सब कुछ ये गणित से जुड़ा हुआ है और गणित ही क्या है, अंततः वास्तविकता है। क्योंकि गणित ही है तभी हम सारी चीज़ों को जो है हम समझ पा रहे हैं, आगे की चीज़ों को भी देख पा रहे हैं, भविष्यवाणी कर पा रहे हैं। तो सब कुछ किसकी वजह से हो रही है, गणित की वजह से हो रही है। तो ये यहाँ पे हम इस तरह से पाइथागोरस का योगदान बताएंगे गणित में और लास्ट में हम इस प्रकार लिखेंगे कि इस प्रकार गणित के इतिहास में पाइथागोरस का योगदान विशेष महत्व रखता है। तो ये हमारा हो गया पाइथागोरस जी का गणित में क्या योगदान रहा है। तो अब हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है हमारे सेकेंड क्वेश्चन की, गणित में गॉस एवं आर्यभट्ट का योगदान बताइए। तो हम सबसे पहले गॉस का योगदान देखेंगे, फिर हम आर्यभट्ट का योगदान देखेंगे। तो उत्तर में आप हेडिंग डालेंगे गणित में गॉस का योगदान। तो गॉस जिनका कि पूरा नाम था जोहान कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में केवल गॉस लिखेंगे, लेकिन फुल फॉर्म मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि आपको पता रहे। तो गॉस एक प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और भौतिक विज्ञानी थे जो 1777 से 1855 तक जीवित रहे। यानी अगर हम गॉस की बात करें तो ये
कहाँ के गणितज्ञ थे? जर्मनी के गणितज्ञ थे। ठीक है, तो ये एक जर्मन गणितज्ञ थे, ये खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनका जो योगदान है केवल गणित में था, नहीं, ये खगोल शास्त्री भी थे, ये गणितज्ञ भी थे, साथ ही ये भौतिक विज्ञानी भी थे। और इनका जो ड्यूरेशन रहा लाइफ का वो 1777 में ये जन्म लिए और 1855 में ये इनकी मृत्यु हो गई। तो उनका पूरा लाइफ जो था, लाइफ टाइम वो था 1777 से वो 1855 तक जीवित रहे। ठीक है, अब ये हमने उनके जीवनी के बारे में थोड़ा सा जान लिया कि वो क्या थे, ये भी जान लिया। अब हम आते हैं गॉस के बारे में, कुछ अलग चीज़ें जो उनको और स्पेशल बनाती हैं। तो गॉस को गणित का राजकुमार एवं गणित का अग्रणी कहा जाता है, जो बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। अगर आप फुल वीडियो देखेंगे जिसमें गॉस के बारे में पूरी डिटेल में इनके बारे में है कि इनके बचपन में इनकी क्या घटनाएं इनके साथ हुई थी, फिर इन्होंने आगे किस तरह से और क्या क्या कार्य करते ये चले गए, जिसकी वजह से ये फाइनली इतने महान गणितज्ञ में काउंट होते हैं। तो वो आप फुल वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो देखेंगे तो इनके बचपन के कुछ किस्से उसमें मैंने ऐड करे हैं, जो किस्से आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है कि ये बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, वो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जब छोटी कक्षाओं में थे तभी ये आने वाले आगे की कक्षाओं के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेते थे। तो ये बचपन से ही जो है इनके अंतर्गत इनके अंदर जो है विलक्षण प्रतिभा थी, मतलब स्पेशल जो क्वालिटी होती है वो इनके अंदर थी बचपन से ही। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इन्हें गणित का राजकुमार भी कहते हैं, साथ ही इन्हें गणित का अग्रणी भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर बचपन से ही जो है कुछ विलक्षण प्रतिभाएं थीं। अब आगे यहाँ पे है कि गॉस का गणित एवं विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान है और उनका योगदान इतिहास का प्रभावशाली योगदान रहा है। इन्होंने गणित को विज्ञान की रानी कहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जब आपने ऊपर देखा कि ये खगोल शास्त्री भी थे, ये भौतिक विज्ञानी भी थे और गणितज्ञ भी थे, यानी ये सब थे, तीनों थे। तो इनका जो योगदान है वो गणित में भी रहा होगा और विज्ञान में ही रहा होगा, तभी तो इन्हें हम भौतिक विज्ञानी भी कहते हैं, खगोल शास्त्री भी कहते हैं और गणितज्ञ भी कहते हैं। तो इनका गणित और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जो है योगदान है और इनका योगदान कहीं न कहीं बहुत ही प्रभावशाली योगदान रहा है गणित और विज्ञान के इतिहास में। और यही थे जिन्होंने गणित को जो है विज्ञान की रानी कहा है। ठीक है, तो आपने इनके बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें जानी कि इन्हें हम गणित का राजकुमार कहते हैं और इन्हें गणित का अग्रणी भी कहते हैं, और यही थे जिन्होंने गणित को क्या कहा, विज्ञान की रानी कहा। अब यहाँ पे अब आगे आप क्या बताएंगे कि इन्होंने संख्या सिद्धांत सहित गणित के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यानी इनका जो योगदान है वो गणित में संख्या सिद्धांत पे रहा है। ठीक है, तो संख्या सिद्धांत पे इनका जो है काफ़ी मतलब गणित में संख्या सिद्धांत में जो है इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके साथ ही इन्होंने और भी कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जो कि यहाँ पे मैं नीचे आपको बता रही हूँ। तो गॉस को कई महत्वपूर्ण गणितीय खोजों का भी श्रेय दिया जाता है, जिसमें गॉसियन वितरण, बीजगणित का मौलिक प्रमेय और गॉस बोनट प्रमेय शामिल है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसमें कि इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे गॉसियन वितरण, तो आप नाम नहीं भूलेंगे क्योंकि गॉस के नाम पे ही है गॉसियन वितरण। बीजगणित का मौलिक प्रमेय है, तो बीजगणित में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। साथ ही गॉस बोनट प्रमेय, तो गॉस यहाँ पर भी आप भूलेंगे नहीं क्योंकि इनके इसमें भी गॉस का ही नाम है। तो गॉस बोनट प्रमेय और गॉसियन वितरण, बीजगणित का मौलिक प्रमेय, ये सब कुछ जो है इसकी खोज गॉस को ही मतलब खोज का जो श्रेय है वो गॉस को ही जाता है, यानी इन्होंने बहुत सारी जो है गणित में अपना योगदान दिया है। आगे है कि इसके अलावा इन्होंने और क्या किया है, तो इन्होंने न्यूनतम वर्ग विधि भी विकसित की, जिसका व्यापक रूप से सांख्यिकी और डेटा विश्लेषण में उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी सांख्यिकी हो या डेटा विश्लेषण हो, इसमें जो है न्यूनतम वर्ग विधि भी इन्होंने विकसित की, जिसका कि उपयोग हम इस सांख्यिकी और डेटा विश्लेषण में करते हैं। आगे यहाँ पे है कि गणित में अपने काम के अलावा गॉस ने खगोल विज्ञान एवं भौतिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि तो यहाँ पे हम नहीं बताएंगे कि क्या योगदान दिया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था कि गणित में योगदान। तो डिटेल में हम जाएंगे तो ज़रूर इसके बारे में, तो जब फुल वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको आइडिया लगेगा। बाकी क्योंकि हमारा क्वेश्चन था केवल गणित में, तो हम केवल गणित वाले पार्ट पे फोकस करेंगे, लेकिन आप ये ज़रूर यहाँ पे बताएंगे कि गणित के अलावा खगोल विज्ञान हुआ और भौतिकी हुआ, इसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लास्ट में आप ये लिखेंगे कि इस प्रकार गणित के इतिहास में गॉस का योगदान विशेष महत्व रखता है।
तो आई होप कि गॉस वाला टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो गॉस को क्या क्या कहा जाता है, क्या क्या चीज़ें इन्होंने की, इन्होंने कुछ प्रमेय, कुछ गॉसियन वितरण, गॉस बोनट प्रमेय वगैरह भी जो है उसकी खोज की, न्यूनतम वर्ग विधि भी विकसित की। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है इन्होंने अपना योगदान दिया था गणित के क्षेत्र में। अब यहाँ पे हमारा लास्ट बचा आर्यभट्ट, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगला हमारा है गणित में आर्यभट्ट का योगदान। तो आर्यभट्ट का नाम सुनते ही सबसे पहले तो प्राउड फील होता है, क्योंकि आर्यभट्ट एक इंडियन थे और कहीं ना कहीं इनका योगदान गणित में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। वो आप जानते भी होंगे, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, और वो जो जीरो दिया वो किसने दिया, इन्होंने ही दिया। तो आर्यभट्ट जी का जो योगदान था जीरो के लिए हम सभी जानते हैं। तो एक यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है वो हमको लगता है कि हर एक भारतीय को पता होगा ये। तो चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो आर्यभट्ट भारत के पहले महान गणितज्ञ तथा खगोल विज्ञानी थे, यानी ये गणितज्ञ भी थे और साथ ही साथ ये खगोल विज्ञानी भी थे। इनका जन्म 476 ईसा पूर्व में पटना के आसपास माना जाता है। मतलब एग्जैक्ट जगह इनका आप नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि पटना के आसपास ही इनका जो है जन्म वो मानते हैं सभी लोग। अब यहाँ आगे हम लिखेंगे कि विश्व गणित के इतिहास में भी आर्यभट्ट का नाम सुप्रसिद्ध है, क्योंकि इनकी जो खोज थी वो पूरे विश्व लेवल तक जो है काफ़ी फेमस हुई, क्योंकि इनका जो खोज था वो गणित के इतिहास में कहीं ना कहीं 4 चांद लगाने वाला काम था इनका। तो वही चीज़ आगे हम इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि खगोल शास्त्री होने के साथ साथ गणित के क्षेत्र में भी उनका योगदान बहुमूल्य है। अब वो बहुमूल्य क्या योगदान है जो बहुमूल्य है गणित के क्षेत्र में, वो हम आगे देखते हैं। तो आर्यभट्ट ने ही शून्य को गणित में पहली बार प्रस्तुत किया और इसे गणितीय समीकरणों और संख्याओं में शामिल किया। तो शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट जी ने, यानी शून्य को गणित में पहली बार किन्होंने प्रस्तुत किया? तो आर्यभट्ट जी ने प्रस्तुत किया। और जब इन्होंने इस चीज़ को गणित में शून्य को प्रस्तुत किया तो उसे गणितीय समीकरणों में और संख्याओं में भी शामिल किया। अब आगे है कि इन्होंने ही सबसे पहले पाई के दशमलव के 4 स्थानों का शुद्ध मान दिया, यानी जो पाई की वैल्यू थी, तो पाई की वैल्यू का जो दशमलव के आगे का जो 4 पोजीशन है वो उसका शुद्ध वैल्यू जो है वो सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने ही दिया था। अर्थात इन्होंने ही सबसे पहले पाई की कीमत निश्चित की, यानी इन्होंने ही सबसे पहले पाई की वैल्यू बताई, पाई की वैल्यू फिक्स की कि पाई की इतनी वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू के जो दशमलव के 4 स्थान है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू सबसे पहले हम आर्यभट्ट जी ने ही लोगों के समक्ष रखा। अब आगे और क्या योगदान है इनका? तो इन्होंने ही सर्वप्रथम साइन की अवधारणा पर चर्चा की। वह आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना की थी, जो कि 1/2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई है। यानी पाई के वैल्यू के अलावा इन्होंने साइन जो है उसकी अवधारणा पर भी लोगों को जो है बताया। साथ ही जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जो नॉर्मली हम लगाते हैं 1/2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये जो फार्मूला है ये त्रिभुज का ये फार्मूला भी आर्यभट्ट जी ने ही दिया था। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने और क्या किया है? तो गणित के जटिल प्रश्नों को सरलता से हल करने के लिए इन्होंने ही समीकरणों का आविष्कार किया, जो पूरे विश्व में प्रख्यात हुआ। यानी गणित में बहुत सारे जो समीकरण होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, उनको प्रश्न होते हैं, उसको सरलता से हल करने के लिए उसको समीकरण जो है समीकरण के रूप में उसे सॉल्व किया जाए, तो वो जो समीकरण है उसका आविष्कार भी आर्यभट्ट जी ने ही किया। यानी समीकरण के माध्यम से कठिन से कठिन प्रश्नों को, जटिल से जटिल प्रश्नों को सरलता से हल कर सके, उन समीकरणों का आविष्कार जो है आर्यभट्ट जी ने किया है। ठीक है। और ये जो समीकरण बनाने का काम था ये पूरे विश्व में प्रख्यात हुआ, क्योंकि पूरे विश्व में इसकी वजह से बहुत आसान हो गया जो गणित के जटिल प्रश्न थे उसको हल करना। साथ ही इन्होंने और क्या काम किया? तो बीजगणित में उन्होंने वर्गों और क्यूब्स की श्रृंखला का सार बताया। ठीक है। जो वर्ग और क्यूब्स की श्रृंखला होती है वो उसका जो कॉन्सेप्ट है बीजगणित में वो भी आर्यभट्ट जी द्वारा ही बताया गया। और इसके अलावा आर्यभट्ट की एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि आर्यभट्ट जी की एक प्रसिद्ध ग्रंथ है आर्यभट्टी नाम की। तो यह पुस्तक श्लोकों में लिखी गई है। इस पुस्तक में 5 अध्याय हैं, जिनमें से केवल 1 गणित पर है और शेष ज्योतिष यानी खगोल शास्त्र पर। इसमें आर्यभट्ट ने एक अध्याय में अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति के 33 सूत्र दिए हैं।
आप सोचो कि इनकी जो बुक है, जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है आर्यभट्टी, वो श्लोकों में लिखी गई है और उसमें 5 अध्याय, और 5 अध्याय में केवल एक ही अध्याय ऐसा है जो कि गणित पर आधार है, बाकी सब जो है वो खगोल विज्ञान पे आधारित है। तो अब एक ही जो अध्याय है गणित का, उस एक अध्याय में उन्होंने गणित का अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति सबको टच किया है, यानी सारी चीज़ों को इंक्लूड करा है। और उसमें उन्होंने 33 सूत्र दिए हैं, एक अध्याय में 33 सूत्र दिए हैं, जिसने इस 33 सूत्र ने गणित में बिल्कुल 4 चांद लगा दिए, गणित के लेवल को इतना अपग्रेड कर दिया कि इनकी जो पहुँच है पूरे विश्व में ये प्रख्यात हो गए, विश्व में लोग इनको जानने लगे। तो आर्यभट्टी पुस्तक आर्यभट्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि इसमें 5 अध्याय है और एक अध्याय ही गणित पे है, और उस एक अध्याय में जो है 33 सूत्र दिए गए हैं गणित के। तो यहाँ पर आपने देखा गणित में क्या योगदान रहा है आर्यभट्ट जी का। लास्ट में आप ये लिखिएगा कि इस प्रकार गणित के इतिहास में आर्यभट्ट का योगदान विशेष महत्व रखता है। देखिए, खगोल शास्त्री भी थे तो वो खगोल शास्त्र के पार्ट को हम लोग टच नहीं करेंगे, हम लोग केवल गणित में योगदान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम केवल गणित वाले पार्ट को ही आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको तीनों लोगों की योगदान के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आई होप कि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल के साथ जुड़ जाइएगा ज़रूर, ताकि ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोगों से मिस ना हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।